हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ जूही मिश्रा, आपकी बायोलॉजी एडुकेटर। और पिछले सेक्शन में हमने जेनेटिक्स की कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस किया था और आज मैं आपके सामने एनसीईआरटी कंटेंट के साथ हूँ, जिससे रिलेटेड मैं आपको मेंडल ने जो भी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स फाइंड आउट किए थे, जो भी कैरेक्टर इन्होंने सेलेक्ट किए थे, जो लॉज मेंडल ने दिए थे, वो मैं आपको थोड़ा सा आज एनसीईआरटी से रिवाइज कराऊंगी, क्योंकि टू द पॉइंट एनसीईआरटी के कुछ कंसेप्ट हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। जैसे सबसे पहला टॉपिक जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो मेंडल का लॉ ऑफ इनहेरिटेंस होगा और मेंडल के 3 लॉज हैं जो हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में, पिछली वीडियो में ये बताया था, जीन्स, एलील, डोमिनेंट, रिसेसिव, जो भी टर्म्स लाइक ABCD जो भी यूज़ होते हैं जेनेटिक्स में, उनको एक बार ज़रूर फिर से रिवाइज और रिकॉल कर लीजिएगा। अभी आपके सामने देख रहे हैं आप जेनेटिक्स का टेबल, ये फिगर नंबर 5.1 है और ये आपको अच्छे से समझना है क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। और आपको यहाँ पे देखना है कि जो मेंडल ने 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर दिया था, वो 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आप यहाँ पे देख पाओगे। जैसे पहला कैरेक्टर इन्होंने कंसीडर किया था सीड शेप का, तो सीड शेप यानी कि जो मटर की बीज होती है उसका कौन सा शेप डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है। तो राउंड शेप जो है वो डोमिनेंट है और हल्का सा रिंकल्ड है, सिकुड़ा हुआ है, तो वो रिसेसिव है। सीड का कलर जो था वो येलो डोमिनेंट है, जिसको आप जीनोटाइप कैपिटल वाई फॉर होमोजाइगस दे सकते हैं, एंड ग्रीन फॉर द रिसेसिव स्मॉल वाई। ठीक है, अल्फाबेट कोई भी यूज करिए, इट डजेंट मैटर, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि आपको डोमिनेंट के लिए कैपिटल और रिसेसिव के लिए सेम अल्फाबेट का स्मॉल लेना होगा। ठीक है, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, येलो का तो वाई ले लिया लेकिन ग्रीन का जी रख दिया। ऐसा ब्लंडर मत करिएगा, सेम अल्फाबेट यूज करना है सेम ट्रेट्स को दिखाने के लिए। फिर आती है बात फ्लावर के कलर की, तो वॉयलेट या पर्पल कलर का फ्लावर जो है ये डोमिनेंट है, इन्होंने प्योर लाइन सेलेक्ट किए थे, और वाइट कलर जो फ्लावर था मटर का वो रिसेसिव था। देन पॉड शेप, मटर की जो फली होती है जिसमें मटर उगती है, पैदा होती है, जो फ्रूट होता है उसका, तो पॉड शेप फुल या इन्फ्लेटेड आपको कहीं कहीं मिलेगा, एकदम फ्लैट मोटा सा, बिल्कुल एकदम हेल्दी टाइप का पॉड होगा, तो ये डोमिनेंट ट्रेट है। डबल एफ ले सकते हैं। कॉन्स्ट्रिक्टेड सिकुड़ा हुआ जो होगा वो रिसेसिव होगा। फिर बात आती है पॉड कलर की, तो फली का जो कलर है डार्क ग्रीन होगा अगर, तो इसका मतलब वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, लेकिन अगर येलो शेड में होगा इसका मतलब वो रिसेसिव कैरेक्टर है। आप यहाँ पे 2 बात नोटिस करना, सीड कलर में ग्रीन डोमिनेंट, येलो डोमिनेंट है, जबकि पॉड कलर में ग्रीन डोमिनेंट है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं, सीड कलर येलो, पॉड कलर ग्रीन। आप इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक अपना लें, ठीक है ना, कि जैसे टर्म आता है ना पीजी, जैसे नीट यूजी, नीट पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए टर्म पीजी आता है, तो पीजी अगर आप याद कर लें तो पी फॉर पॉड एंड जी फॉर ग्रीन, जो इसका डोमिनेंट कैरेक्टर होगा। तो अगर आपको पॉड का भी डोमिनेंट याद है तो फिर सीड का तो उसका जस्ट अपोजिट होता है, ऐसे याद कर लेना। लास्ट में फ्लावर की पोजीशन नंबर 6 पे, फ्लावर पेड़ में अगर एक्साइल पे या एंगल्स पे निकलता है तो डोमिनेंट है, लेकिन अगर टर्मिनल पोजीशन पे निकलता है तो रिसेसिव कैरेक्टर है। और स्टेम की हाइट, प्लांट हाइट भी कहते हैं इसको, तो लंबा पेड़ है तो डोमिनेंट है, अगर बौना है, ड्वार्फ है, तो रिसेसिव है। आप ये भी ध्यान देना कि ये 14 ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज हैं, 7 डोमिनेंट, 7 रिसेसिव, ऐसे भी याद रखना। कैरेक्टर तो 7 पेयर हैं, ट्रेट 7 + 7 है। लेकिन दूसरी बात ये भी याद रखना, सीड का 2 कॉम्बिनेशन लिया था, पॉड का 2 कॉम्बिनेशन लिया था, फ्लावर का भी 2 कॉम्बिनेशन लिया था, लेकिन कौन सा ऐसा कैरेक्टर था जो सिंगल था, जिसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं था, वो स्टेम हाइट या प्लांट हाइट था। ऐसे क्वेश्चंस नीट में आते हैं। कभी कभी ये भी पूछता है कि आउट ऑफ दिस 7 कोई ऐसा एक कैरेक्टर आपको देगा, ज़्यादातर बोलता है ट्राइकोम्स के बारे में, स्टेम पर जो हेयर होती है उसको ट्राइकम कहते हैं। तो क्या उन्होंने ट्राइकोम को कंसीडर किया था, तो आप आंसर देंगे नो, बिल्कुल नहीं। ये 7 थे, 7 को ही कंसीडर किया गया था। मेंडल्स के लॉ में एक और क्वेश्चन आता है कि मेंडल ने कितने ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज को कंसीडर किया, तो योर आंसर विल बी 14, 14 ट्रू ब्रीडिंग
यानी 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के साथ। मेंडल का एक्सपेरिमेंट 7 जोड़े कैरेक्टर पर था और ये एक्सपेरिमेंट 7 ईयर्स तक चला। दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 1856 से 1863 मेंडल का एक्सपेरिमेंट 7 साल के लिए चला। कहाँ से कब तक चला ये ड्यूरेशन आपको याद करनी है। उसके बाद ये मेंडल के उसी फिगर का टेबल है, आप एक बार टेबल भी देख लीजिए। 5.1 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, यानी एक कैरेक्टर के कई ट्रेट हो सकते हैं, जैसे स्टेम हाइट, टॉल ड्वार्फ, फ्लावर कलर वॉयलेट वाइट, फ्लावर पोजीशन एक्सियल टर्मिनल, पॉड शेप इन्फ्लेटेड कॉन्स्ट्रिक्टेड, पॉड कलर ग्रीन येलो, सीड शेप राउंड रिंकल, सीड कलर येलो ग्रीन। ठीक है, तो ये वो 7 जोड़े कैरेक्टर जिसके साथ साथ फॉर्म 7 डोमिनेंट और 7 रिसेसिव देखी। मेंडल ने इमेस्कुलेशन टेक्निक का यूज किया था। चूंकि गार्डन पी एक बाइसेक्सुअल प्लांट था, एक ही फ्लावर में एंथर भी था मेल, कार्पल भी थी फीमेल, तो इमेस्कुलेशन में आपको मालूम है कि सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए जो एंथर होता है उसका रिमूवल कर देते हैं, उसको सीजर से, स्केलेपल से। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर लिया तो इन्होंने क्या किया कि जिसको फीमेल पेरेंट बनाया उसका एंथर रिमूव कर दिया, और दूसरे ड्वार्फ वेराइटी का मतलब रेसेसिव वेराइटी का जिसका कलर वाइट है उसको इन्होंने मेल की तरह कंसीडर किया, इसका पॉलन यहाँ पे ट्रांसफर किया। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन रिजल्ट आप देख पा रहे हैं कि पर्पल फ्लावर के कार्पल से अगर वाइट फ्लावर का पॉलन फ्यूज करता है, कार्पल के अंदर एक्चुअली ओवरी होती है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ओव्यूल में एग होता है, तो एग्जैक्टली मीन कर रहा है ये कि कार्पल में एग है, अंदर एग जो होता है वो पॉलन से फर्टिलाइज होगा, बिकॉज पॉलन में मेल गैमेट्स होते हैं, और ये मिलकर के एक हेट्रोजाइगस पर्पल फ्लावर बनाएगा जो F1 में या फर्स्ट जनरेशन में आपको मिलेंगे। तो जितने भी बच्चे आप यहाँ देख पा रहे हो वो सारे के सारे टॉल होंगे लेकिन हेट्रोजाइगस होंगे, और चूंकि ये फ्लावर कैरेक्टर है इट मीन्स ऑल विल हैव पर्पल फ्लावर। ठीक है, हाइट की तो खैर यहाँ बात ही नहीं करनी है, तो ये बाय मिस्टेक था, इसको रिमूव कर लीजिएगा। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि F1 जनरेशन में जब पर्पल और वाइट का क्रॉस कराया गया तो जो भी F1 जनरेशन के बच्चे आए उन सभी का जो फ्लावर का कलर था वो हेट्रोजाइगस पर्पल था। इसका ये मतलब है कि पर्पल एक तो डोमिनेंट कैरेक्टर है, वो होमोजाइगस में भी एक्सप्रेस करेगा और हेट्रोजाइगस में भी एक्सप्रेस करेगा। फिर इसके बाद है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। एक जीन का इंटरेक्शन, इनहेरिटेंस मतलब एक कैरेक्टर को ध्यान में रख के क्रॉस कराएंगे। एक कैरेक्टर के पीछे एक जीन होता है और एक जीन जो होता है उसके 2 एलिल होते हैं, बिकॉज जीन हमेशा पेयर में होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो फिगर नंबर 5.3, और ये फिगर नंबर 5.3 क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये पैरेंटल कॉम्बिनेशन से 1 is P1, सेकेंड 1 is P2। होमोजाइगस टॉल को होमोजाइगस ड्वार्फ के साथ क्रॉस कराया। होमोजाइगस टॉल विल बी दिस, होमोजाइगस ड्वार्फ विल बी दैट। और एक बात आप हमेशा समझिए कि अगर कैरेक्टर डोमिनेंट है तब तो आपको ये बात समझनी है कि आप उसका होमो ले रहे हो कि हेट्रो ले रहे हो, लेकिन अगर रेसेसिव कैरेक्टर की बात करेगा तो वहां पे आप एकदम श्योर रहिए हमेशा होमोजाइगस ही होगा, क्योंकि रेसेसिव कैरेक्टर कभी भी हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं करते। अब आप इनसे गैमेट बनाओगे तो यहाँ से एक गैमेट बनेगा, यहाँ से स्मॉल टी गैमेट, मिलाओगे इनको कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। ये हेट्रोजाइगस टॉल है, सेल्फ क्रॉस कराया, मतलब जैसे को तैसे के साथ क्रॉस कराया। 4 बच्चे डेवलप होंगे 1 जीन इनहेरिटेंस में, जो ये शो कर रहे हैं कि आउट ऑफ द 4 3 तो टॉल हैं, यानी 3/4 बच्चे टॉल दिख रहे हैं, 3/4, 4 में से 3 पौधे लंबे हैं और एक अकेला पौधा बौना है। लेकिन जब इनकी जीनोटाइप एनालाइज की गई तो ये मिला होमोजाइगस टॉल, 2 मिले हेट्रोजाइगस टॉल और एक आपका होमोजाइगस ड्वार्फ। तो ये जीनोटाइप होगा 1:2:1, जबकि फेनोटाइप जो आया वो 3:1। ठीक है, ये मेंडल का पहला लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो ये एक्सप्लेन करता है कि आउट ऑफ द 2 एलिल जो एलिल फर्स्ट जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करती है, जो अपने आप को मतलब हेट्रोजाइगस में एक्सप्रेस करवा लेगी,
वो आपकी डोमिनेंट एलिल कही जाती है। और डोमिनेंट एलिल जिस कैरेक्टर को कंट्रोल करता है उसको डोमिनेंट कैरेक्टर बोलते हैं। और लॉ ऑफ डोमिनेंस के बाद इसी का एक डेरिवेशन, एक और फॉर्म आया, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस आप बोलोगे, क्योंकि जब आप एक कैरेक्टर को लेके क्रॉस कराते हो तो उसको मोनोहाइब्रिड कहते हैं। लेकिन मोनोहाइब्रिड से रिलेटेड यहाँ पर आप जो देख पा रहे हो ये सेग्रीगेशन का लॉ है, और सेग्रीगेशन को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए चेकर बोर्ड किसने दिया था इसको एक बार रिकॉल कर लीजिए। ये जो बॉक्स मेथड आप देख रहे हो बायोस्टैटिस्टिक्स का मेथड, जिसके थ्रू रिजल्ट्स को कैलकुलेट किया जाता है, ये रेजिनाल्ड पनेट ने, आरसी पनेट ने दिया था, जो एक ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट थे। ये पूरा प्रॉपर क्वेश्चन नीट में आता है। पनेट स्क्वायर इनके नाम पर है, चेकर बोर्ड मेथड भी इसी को बोलते हैं। सो विल कैच यू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, अगले सेशन में, अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। इसको रिवाइज करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, लिंक्स को शेयर करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।